इससे पूर्व के वीडियो में हम तटस्थ वक्र का अर्थ, तटस्थ वक्र की मान्यताएं, तटस्थ मानचित्र एवं तटस्थ वक्र की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि तटस्थ वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। हम ये पहले बता चुके हैं कि उपभोक्ता के तटस्थ वक्र केवल ये दर्शाते हैं कि वह दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं लेना चाहेगा, लेकिन वह दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं ले सकेगा इस पर उसकी आमदनी है ना, उसकी आमदनी जो दोनों वस्तुओं पर खर्च की जानी है और दोनों वस्तुओं की कीमतों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संबंध में हम सबसे पहले लेते हैं कि तटस्थ वक्र से उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त करने के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो इसमें सबसे पहली मान्यता है तटस्थ मानचित्र। उपभोक्ता का एक तटस्थ मानचित्र होता है, जैसा कि हमने पहले देखा है, जिस पर उसके विभिन्न तटस्थ वक्र दिखाए जाते हैं। यह मानचित्र विचाराधीन वस्तु व मुद्रा के विभिन्न संयोगों के लिए उसका अधिमान माप बताता है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस, जिससे उसकी पसंद का अनुमान हमें हो जाता है। यह अधिमान माप अपरिवर्तित या स्थिर बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तटस्थ मानचित्र दिया हुआ होना चाहिए। फिर यह मुद्रा की मात्रा दी हुई होनी चाहिए, यानी उपभोक्ता के पास खर्च के लिए मुद्रा की मात्रा जो है वो दी हुई होगी। यदि वह इसे विचाराधीन वस्तु पर व्यय नहीं करता है तो उसे समस्त राशि अन्य वस्तुओं पर खर्च करनी पड़ेगी, हमें ऐसा मानना होगा। नेक्स्ट है फिर कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो दी हुई होती है। उपभोक्ता अनेक ग्राहकों में से एक ग्राहक होता है और वह सभी वस्तुओं की कीमतें जानता है। उसके लिए सभी कीमतें दी हुई व स्थिर मानी जाती है। इन दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता अपने तटस्थ वक्रों की सहायता से अधिकतम संतुष्टि का बिंदु चुन पाता है। फिर है कि जो वस्तु की इकाइयां होती है वो एक सी और विभाज्य होती है ना। सभी जो इकाइयां होगी वो समरूप होगी, विभाज्य होगी, यानी होमोजीनियस और डिविजिबल होगी। इसका अर्थ यह है कि एक्स वस्तु की सभी इकाइयां एक सी मानी जाती है। इसी प्रकार से वाई वस्तु की व अन्य वस्तुओं की विभिन्न इकाइयां भी एक सी मानी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में या टुकड़ों में भी ले सकता है, यानी वो विभाज्य भी होंगी। नेक्स्ट है फिर इसमें उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो विवेकशील होता है और वह अपना संतोष या संतुष्टि अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो संतुष्टि अधिकतम करना ही उपभोक्ता का प्रमुख लक्ष्य या उसका उद्देश्य होता है। तो इन मान्यताओं के साथ उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसका संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होता है हम देखेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा कि बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में, क्योंकि जो तटस्थ वक्र है, एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये हमने तटस्थ वक्र की परिभाषा देखी थी, लेकिन उसे समान संतुष्टि मिलती है ये तो हमने देख लिया था, लेकिन उसे कौन सा बिंदु प्राप्त होगा ये उसकी कीमत रेखा या बजट रेखा को जानने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय एवं दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है, यानी इसे प्राप्य संयोगों की रेखा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो कीमत रेखा है, कीमत रेखा के द्वारा ही वो किस संयोग को प्राप्त करेगा ये हमें पता चलेगा। हम मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं पर 20 रुपये खर्च करने हैं, है ना। एक्स की जो कीमत है, एक्स वस्तु की जो कीमत है वो 2 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत जो है 4 रुपये है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपना अगर संपूर्ण व्यय एक्स पर खर्च करता है, कि उसकी आय कितनी है 20 रुपये, तो अगर संपूर्ण जो आय है वो एक्स पर खर्च करता है या संपूर्ण व्यय एक्स पर खर्च करता है तो 20/2 बराबर एक्स की 10 इकाई वो प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से अगर वो संपूर्ण व्यय वाई वस्तु पर खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में 20/4 बराबर 5 इकाई वाई की वो प्राप्त कर सकता है। इन दोनों बिंदुओं को, है ना, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी रेखा को हम बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इस रेखा चित्र को देखिए, है ना, इसमें हमने
जो एक्स वस्तु की कीमत है वो 2 रुपये मानी है, उसका खर्च जो है 20 रुपये माना है हमने कि उपभोक्ता के पास जो खर्च योग्य आय है वो 20 रुपये है। एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये है। तो इस प्रकार से इस चित्र को देखने से हमें पता चलता है कि उपभोक्ता अगर सारी की सारी राशि 20 रुपये एक्स पर खर्च करता है, नीचे देखिए एक्स वस्तु लिखा है तो यहाँ हमने 10 इकाई तक लिया है जहाँ एन बिंदु है, और ऊपर हमने वाई की तरफ 4 पर एम बिंदु लिया है, यानी 5 रुपये की एक वाई आती है तो 20 रुपये में 4 आएगी। तो इस प्रकार से इस एम यानी 4 और एन यानी 10 को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही रेखा बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाती है। इसको हम एम एन रेखा को कीमत रेखा कहेंगे। अब दी हुई मुद्रा को अगर वो वाई पर खर्च करने से उसे ओ एम मात्रा मिल सकती है और सारी मुद्रा एक्स पर खर्च करने से ओ एन मात्रा यानी 10 इकाई मिल सकती है। तो ये जो एम एन कीमत रेखा है ये प्राप्य संयोग की रेखा है। इस रेखा पर उपभोक्ता को एक्स व वाई का कोई भी संयोग मिल सकता है। वह इस रेखा से नीचे, जैसे यहाँ जी बिंदु दे रखा है, पर नहीं रहना चाहेगा। क्यों नहीं रहना चाहेगा? क्योंकि उसकी आय और एक्स और वाई की कीमतें उसे ऊपर जाने के लिए योग्य बनाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन वह कीमत रेखा से ऊपर के किसी भी बिंदु जैसे एच बिंदु पर नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है, उसके बजट से बाहर है। तो उसकी अप्राप्त आमदनी व वस्तुओं की वर्तमान कीमतें उसे एच बिंदु पर जाने से रोकती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता एम एन कीमत रेखा पर ही एक्स व वाई वस्तुओं का कोई ऐसा बिंदु चुनेगा जो उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता हो, है ना। इसके लिए वो तटस्थता मानचित्र या तटस्थता वक्रों का प्रयोग करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन, इस बजट रेखा को जब हम तटस्थता वक्र के साथ लेंगे तो किस प्रकार का चित्र बनेगा। ये देखिए, वही एम एन कीमत रेखा हमने यहाँ ली है, ओ एक्स पर एक्स वस्तु की मात्राएं ली है और ओ वाई पर वाई वस्तु की मात्राएं ली है। एम एन जो कीमत रेखा है वह ओ एम की दूरी जो है इसकी वो है आई बटा पी वाई। आई बटा पी वाई, आई का मतलब खर्च योग्य राशि जैसे हमने 20 रुपये माना था, और पी वाई वाई वस्तु की कीमत जैसे हमने 5 मानी थी। और इसी प्रकार से जो ओ एन दूरी है वो आई बटा पी एक्स के बराबर है ना। ओ एन दूरी आई बटा पी एक्स, आई का मतलब खर्च योग्य आय और पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत, यानी आई बटा उस एक्स वस्तु की कीमत के बराबर है। जो एम एन रेखा का जो ढाल है या स्लोप है वो ओ एम बटा ओ एन होगा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमें ओ एम एन अगर एक त्रिभुज मिल गया है तो इसका जो कर्ण है इसका ढाल क्या होगा, ओ एम बटा ओ एन। तो ये जो ओ एम बटा ओ एन है ये इस कीमत रेखा का ढाल है। अथवा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसा हमने यहाँ लिखा है ओ एम की जगह हम लिख सकते हैं आई बटा पी वाई, और ओ एन की जगह हम लिख सकते हैं आई बटा पी एक्स। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ऐसी स्थिति में आई से आई कट जाएगा, पी एक्स ऊपर चला जाएगा और पी वाई नीचे आ जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास पी एक्स बटा पी वाई। तो इसका जो ढाल है वो पी एक्स बटा पी वाई भी हो सकता है, ओ एम बटा ओ एन भी कह सकता है। तो एक्स व वाई वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर उसका ढाल होता है, लेकिन इसका ढाल ऋणात्मक होने के कारण हम कीमत रेखा के ढाल के आगे माइनस का चिन्ह लगाते हैं कि माइनस पी एक्स बटा पी वाई लिखा जाता है। तो इस जो चित्र है, इस चित्र में जो 5 दे रखे हैं तटस्थता वक्र, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तटस्थता वक्र एक जो है वो कीमत रेखा को ए और ई बिंदु पर काटता है। तटस्थता वक्र सेकंड इसे बी और डी बिंदु पर काटता है। एक उपभोक्ता वक्र तटस्थता वक्र सेकंड के बिंदुओं के तटस्थता वक्र फर्स्ट के बिंदुओं से ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि हमने देखा है तटस्थ मानचित्र में कि हमेशा ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र से ज्यादा संतुष्टि का सूचक होता है। इसलिए उपभोक्ता ए लेने की बजाय बी लेना चाहेगा, ई लेने की बजाय डी लेना चाहेगा। और चूंकि ए, बी और डी, ई ये चारों ही बिंदु एम एन कीमत रेखा पर है, यानी उसके प्राप्य संयोग है, उनमें से किसी को भी वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ए की बजाय बी पर जाना पसंद करेगा या ई की बजाय डी पर जाना पसंद करेगा। इसी जो है तटस्थता वक्र सेकंड के सभी बिंदु, जो जितने भी बिंदु है वो बिंदु फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा अच्छे होंगे।
अब इस रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता तटस्थ वक्र के चौथे और पांचवें बिंदु तटस्थ वक्र पर नहीं जा सकेगा, क्योंकि उन बिंदुओं पर पहुंचने के लिए उसकी आमदनी कम रह जाती है, क्योंकि जो MN कीमत रेखा है वो चौथे और पांचवें तटस्थ वक्र को न तो स्पर्श करती है और न ही उनको काटती है, तो उस पर वो नहीं जा सकेगा। या इन दोनों वस्तुओं की कीमतें इतनी ऊंची है कि वह तटस्थ वक्र फोर्थ और फिफ्थ पर के संयोगों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास बिंदु C है ना, तो C ही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, जहां उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस बिंदु पर कीमत रेखा एक तटस्थ वक्र को केवल स्पर्श करती है C बिंदु पर, है ना, अथवा तटस्थ वक्र कीमत रेखा को केवल स्पर्श करता है। तो C बिंदु के अलावा कीमत रेखा के अन्य बिंदु कम संतुष्टि प्रदान करने वाले होंगे, क्योंकि C तीसरे तटस्थ वक्र पर है, B और D दूसरे तटस्थ वक्र पर है और A और E पहले तटस्थ वक्र पर है। तो वो A और E की बजाय B और D को लेना चाहेगा, ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना चाहेगा, और B और D की बजाय C को लेना चाहेगा, क्योंकि C तीसरे तटस्थ वक्र पर है और उससे ऊंचे तटस्थ वक्र पर है। तो C बिंदु ही उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु माना जाएगा। संतुलन के लिए C बिंदु पर ही y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जो हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY पहले पढ़ चुके हैं, जो है दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होगी। अर्थात तटस्थ वक्र का ढाल होता है MRS/XY और कीमत रेखा का ढाल जैसा हमने देखा था PX/PY या OM/ON कहा था, ये होगा MRS/XY के बराबर। किस बिंदु पर? C बिंदु पर। तो C बिंदु पर ही PX/PY इजिकल टू MRS/XY समान होंगे। तो जिस बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों ही समान होते हैं, उसी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। और इसमें केवल मात्र एक C बिंदु ऐसा है जहां पर कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों ही समान होते हैं। C बिंदु पर जो अगर हमें प्राप्त करना है, तो हम C बिंदु पर जो स्पर्श रेखा डालेंगे वही रेखा MN है। तो स्पर्श रेखा MN का ढाल जो है OM/ON होता है, और ये बराबर है I/PY/I/PX के, और इसलिए PX/PY के समान हो जाता है। साथ में जो C बिंदु है वो स्वयं कीमत रेखा का ढाल MN का ढाल जो है PX/PY वही इसका ढाल ही होगा। तो जहां C बिंदु है वहां पर जैसा मैंने बताया था कि MRS/XY इजिकल टू PX/PY ही होगा। और जैसे A और B बिंदु है, इन बिंदुओं पर जो MRS/XY है, A और B पर MRS/XY यानी तटस्थ वक्र का ढाल ज्यादा होगा कीमत रेखा के ढाल के। किस प्रकार से, देखो एक मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए हमें A बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें A बिंदु पर एक स्पर्श रेखा डालनी होगी। अब ये जो मैंने स्पर्श रेखा डाली है रेड कलर की, इसका ढाल आप देखिए MN कीमत रेखा के ढाल से ज्यादा है, ये सीधा ऊपर से नीचे आती हुई है। अगर B बिंदु पर भी अगर मैं स्पर्श रेखा डालूं, तो ऐसी स्थिति में इसका ढाल भी इस MN रेखा के ढाल से ज्यादा ही होगा। तो A और B बिंदु पर MRS/XY यानी तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से ज्यादा है, इसलिए ये संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता। फिर नीचे D और E बिंदु है। अगर E बिंदु पर मैं D बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये स्पर्श रेखा इस प्रकार की आएगी। तो D और E बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है, उसका ढाल इस MN रेखा के ढाल से कम होगा। तो यहां पर कीमत रेखा का ढाल यानी PX/PY ग्रेटर देन MRS/XY, यहां पर तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से कम है। तो इस प्रकार से A और B बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल ज्यादा होता है कीमत रेखा के ढाल से, और D और E बिंदु पर जो है कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल से ज्यादा होता है। तो समान नहीं हो सकते। A, B, D और E बिंदुओं पर कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र के ढाल समान नहीं होते हैं, इसलिए उपभोक्ता के संतुलन के बिंदु नहीं है। चूंकि C बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा MN ही कीमत रेखा है, इसलिए यहाँ कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों ही समान होते हैं, इसलिए उपभोक्ता के लिए C बिंदु ही संतुष्टि का बिंदु होगा। अब C बिंदु पर ही X वस्तु की मात्रा को
इसकी कीमत से गुणा करके वाई वस्तु की मात्रा को इसकी कीमत की गुणा करने के जोड़ने से जो प्राप्त परिणाम आएगा वो कुल आय के बराबर आएगा। जैसा कि हमने समसीमांत उपयोगिता नियम में भी देखा है किस प्रकार से होता है। जो संतुलन है x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इज इक्वल टू आई होना चाहिए। यहाँ पर आई हमारे पास 20 हमने माना है, तो 20 आई तभी आएगा जब हम सी बिंदु को चुनेंगे। इसको हम एक संख्यात्मक उदाहरण ले सकते हैं और संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम मान लें, है ना, कि x की कीमत 1 रुपया है और y की कीमत 3 रुपया है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी वाई इज इक्वल टू 3, और जो खर्च की जाने वाली राशि है वो 120 रुपये है। तो अब एम आर एस इजिकल टू पी एक्स बटा पी वाई, जैसा कि हमने लिखा है कि संतुलन की स्थिति में एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू पी एक्स बटा पी वाई होता है। तो हमारे पास पी एक्स 1 है और पी वाई 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। तो हम इसमें चाहें तो ऋणात्मक निशान लगा सकते हैं। अब उसके व्यय की जाने वाली राशि कुछ भी क्यों ना हो, है ना, 120 रुपये को x वस्तु पर व्यय करने से उसे 120 इकाई मिल सकती है, क्योंकि x की कीमत 1 रुपया है ना। 120/1 बराबर 120, और वो संपूर्ण राशि व्यय y पर खर्च करे तो 120/3 बराबर 3 चौक 12 40 इकाई उसे प्राप्त हो सकती है। दोनों वस्तुओं पर 120 रुपये व्यय करने पर वह संतुलन में 60 इकाई x और 20 इकाई y का उपभोग करेगा। देखिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो है खर्च करेगा। अगर वो 60 इकाई x और 20 इकाई y पर खर्च करता है तो क्या ये संतुलन की शर्त पूरी होती है? x इंटू पी एक्स, तो x 60 इंटू पी एक्स 1, चूंकि 1 रुपये कीमत है, प्लस y की मात्रा वो कितनी ले रहा है 20 इंटू कीमत कितनी है 3, इजिकल टू होना चाहिए 120, क्योंकि हमने खर्च 120 मानना है। तो 60 इंटू 1 60 प्लस 20 इंटू 3 60 इजिकल टू 120। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की जो शर्त है वो पूरी हो जाती है, और इन दोनों की इतनी इतनी मात्रा लेने पर ही वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कीमत रेखा और तटस्थता मानचित्र के दिए होने पर जिस बिंदु पर तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है वही बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा, या उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा, और उपभोक्ता उसी बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकेगा। कई बार छोटा सवाल पूछा जाता है कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा। 2 नंबर का अगर सवाल पूछा जाता है तो हमें केवल यही लिखना है, ऐसे बिंदु पर जहां कीमत रेखा का ढाल तटस्थता वक्र के ढाल के समान होता है, यानी पी एक्स बटा पी वाई इजिकल टू एम आर एस एक्स वाई होता है, उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा।